हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आपका चैप्टर 4 स्टार्ट है और ये लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2 है। आप लोगों को बता दूं भाई, चैप्टर जो 4 है इसमें जो है आपका है गति के नियम। चैप्टर का नाम है गति के नियम। मतलब इस चैप्टर में पूरे के पूरे गति से संबंधित आप चीजें समझोगे। जैसे भाई साहब, कोई वस्तु गति कर रहा है, अचानक ब्रेक मार दे तो व्यक्ति बैठा है तो वो आगे की ओर झुक जाता है। ये सब गति से ही संबंधित है। मेन बात है बच्चों यहाँ पे गति के साथ साथ जड़त्व का नियम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और आज आप यही चीज सीखोगे। जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व के प्रकार के बारे में। पहले लेक्चर में आपने समझा था बल किसे कहते हैं, बल का प्रभाव कैसे दिखाई पड़ता है, बल को हम कैसे समझ पाते हैं। साथ में विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व भी थोड़ा बहुत हमने समझाया था। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन बनता है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको अलग से मैं लेक्चर लेकर आया हूं ताकि इसको अच्छे तरीके से समझ सके और कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को समझ सके। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा जड़त्व को समझिए। जड़त्व है क्या। जैसे बच्चों मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रहा है, उसमें बाह्य बल न लगाए तो वो गति करता रहेगा। कहने का मतलब वो जो एक ऐसा उस पे कोई गुण है जिसके कारण वो स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो वो उस गुण को, निहित गुण को हम बोलेंगे, अंतर्निहित गुण को जड़त्व बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने पेन रख दिया, जब तक इसमें बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो इसके पेन में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके गति में, क्योंकि ये विराम है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा अंतर्निहित गुण है जिसके कारण यह स्वतः अपनी स्थिति से परिवर्तित नहीं हो रहा है। वह अंतर्निहित गुण आपका जड़त्व कहलाता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे ये पेज है, इस पेज में यदि हम बाह्य बल ना लगाएं तब तक ये परिवर्तित नहीं होगा, और जैसे ही हम बाह्य बल लगाएंगे तो ये इधर आगे पीछे भी जा सकता है, दाएं बाएं भी जा सकता है। तो यानी किसी भी पदार्थ या वस्तु में अंतर्निहित एक ऐसा गुण जिसके कारण स्वतः ही वह अपने स्थिति में परिवर्तन करने का असमर्थ होता है, वो बच्चों कहलाता है जड़त्व। और एक चीज ये भी आप समझो कि किसी भी वस्तु के स्थिति परिवर्तन का जो विरोध करता है, यानी एक प्रकार से परिवर्तन का जो प्रतिरोध होता है, वो आपका जड़त्व है। जैसे कहने का मतलब ये आपका वस्तु है, इस पे मैं बल लगाऊंगा तो इसमें एक ऐसा भी गुण निहित होगा जो गति करने का विरोध करेगा, तो आपका एक प्रकार से स्थिति परिवर्तन का जो विरोध करता है वो जड़त्व कहलाता है। ठीक है, माइंड में फीड हुआ कि नहीं, कि किसी वस्तु का वह गुण या किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था में अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसका हम जड़त्व कहते हैं। उसका, उस वस्तु को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, या हमने एक शब्द में और बताया कि जड़त्व जो है किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन का प्रतिरोध है ना। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा जाता है, जड़त्व की माप वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक बच्चों, तो चलिए हम प्रकार में पहला आज देखने वाले हैं विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब यह है कि किसी, देखो भाई, जड़त्व मतलब किसी वस्तु का गुण जिसके कारण वह विराम अवस्था की स्थिति से परिवर्तन करने में असमर्थ हो, यानी वो विराम में है तो विराम ही रहने की कोशिश करे। किसी वस्तु की उस प्रवृत्ति को जिसके कारण वह है विरामावस्था में ही रहना चाहता है। ठीक है, यानी विरामावस्था के परिवर्तन में असमर्थ होता है, यानी विरामावस्था से गत्यावस्था में नहीं जाना चाहता, वो आपका विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार पर बैठा है, किसी बस पर बैठा है और बस अचानक चल दे तो नीचे वाला जो भाग है, पैर वाला भाग है, वो कार के साथ चलते रहता है, लेकिन ऊपर वाला भाग विराम अवस्था में रहता है। वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, इस कारण से वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसकी परिभाषा देखो कि किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपने विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वो विराम का जड़त्व कहलाती है बच्चों। एग्जाम्पल में, बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। बहुत ही सिंपल है। जब बस अचानक चलता है, जैसे आप बस में बैठे हो, बस अचानक चलता है, तो हमारा जो शरीर का नीचे वाला भाग है, कमर से नीचे वाला भाग, वो बस के साथ चलने लगता है बच्चों।
लेकिन आप कल्पना करो, ऊपर वाला भाग पहले भाई पूरा भाग जड़त्व में था, लेकिन जब बस चलता है तो हमारा कमर से नीचे वाला भाग बस के कनेक्शन में रहता है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला भाग तो आराम कर रहा होता है कि भैया हम तो स्थिर है, और वो स्थिर का क्या करेगा, गत्य अवस्था का विरोध करेगा। स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, तो वहां पे बच्चों विराम का जड़त्व लगता है। और इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? तो आप सिंपल से कहोगे कि बस के एकाएक चलने पर व्यक्ति के कमर के नीचे का भाग, ठीक है, बस के साथ, यहां पे बस है बच्चों, ठीक है, बस के साथ गत्यावस्था में आ जाता है, किंतु ऊपर का भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना चाहता है, ऊपर वाला भाग आराम करना चाहता है, अतः व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। कितना सिंपल है कि भाई बस के साथ हमारा पैर गति अवस्था में हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो भाग है वो कहता हम स्थिर रहेंगे, है ना, इस कारण से पीछे की ओर गिर जाता है। सब में वही कंसेप्ट लगेगा। घोड़े के एकाएक चलने पर बैठा घुड़सवार पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई यदि आप कुछ भी ना पकड़े रहो और घोड़ा अचानक चल देगा तो आपके कमर के नीचे वाला भाग, है ना, घोड़े के साथ साथ गत्य अवस्था में आ जाएगा, किंतु ऊपर वाला भाग कहां रहेगा, विराम रहेगा, विराम के कारण वो पीछे की ओर झुकेगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर आप कहोगे सर हमको पता नहीं था, नहीं तो हम और अच्छे तरीके से पढ़ते। कंबल को छड़ी से पीटने पर या हाथ के झटका देने पर उसमें लगे धूल के कण निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, क्यों? देखो भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि कंबल के जिस भाग पर छड़ी पीटते हैं वो भाग गत्यावस्था में आ जाता है, लेकिन देखो भाई कंबल का जो भाग है वो गत्यावस्था में हो जाता है, लेकिन वहां पे जो धूल के कण हैं वो विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रह जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, है ना। यानी जब कंबल को हाथ से झटका जाता है तो कंबल के विभिन्न कण गत्यावस्था में आ जाते हैं, किंतु धूल के कण जो हैं वो विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रह जाते हैं, जिससे नीचे गिर जाते हैं। यानी कंबल को हम पीटेंगे तो कंबल तो गत्यावस्था में आएगा, लेकिन उसके अंदर जो कण है धूल के कण, ठीक है, वो धूल के कण स्थिर रह जाते हैं। अब देखो ना, कभी मान लीजिए धूल लग जाता है, आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे, तो हाथ से झटका मारते हैं कपड़े पे, झटका मारने से क्या होता है, कपड़ा, झटका मारने से कपड़ा गत्यावस्था में आ जाता है, लेकिन उसके धूल के कण स्थायी रहते, इस कारण से अलग हो जाते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है भाई, आप अपने घरों में देखो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा धोता है तो आप देखते हो कि कपड़े को फिर मतलब उससे पानी निकालने के बाद भी झटका मारते हैं कि जल्दी सूख जाए। इसके पीछे रीजन यही है कि झटका मारते से तौलिया मान लीजिए आपका गीला है, उसको आप 10 मिनट तक झटका मार दो तो उसके कण बाहर, पानी के कण पूरे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप तौलिया को झटका लगाओगे तो तौलिया गतिविशील हो जाएगा, तौलिया का प्रत्येक भाग गत्यावस्था में आएगा, लेकिन बच्चों जो उनमें जल के अणु है वो विराम के जड़त्व के कारण वहीं पे रह जाते हैं, इसलिए अलग हो जाते हैं। ऐसे देखो, पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे पके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अब कितना सिंपल है कि भाई ये बोला गया कि मान लीजिए ये टहनी है, देखो ये टहनी है, टहनी से भाई यहां पे एक आम लगा हुआ है। अब जैसे इसको हिलाए तो ये पूरा वाला भाग हिलने लगेगा, लेकिन ये आम तो स्थिर रहने की कोशिश करेगा, इस कारण से टूट करके नीचे गिर जाता है। पेड़ को हिलाने पर उसकी डालियां गत्यावस्था में आ जाती हैं, किंतु फल किस अवस्था में रहता है, विराम अवस्था में। यानी विराम के जड़त्व के कारण वो विराम अवस्था में रहना चाहता है और गुरुत्वाकर्षण कारण नीचे की ओर गिर जाता है। सबसे ट्रेंडिंग जो आपको देखने को मिलता है कि यदि ग्लास के मुंह पर कार्ड रखकर उस पर सिक्का रख दिया जाए तो कार्ड को तेजी से हाथ की उंगली से धक्का दिया जाए तो कार्ड आगे चला जाता है और सिक्का गिलास में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखकर सिक्का रखेंगे तो इसमें विराम का जड़त्व लगेगा और कार्ड को अचानक खींचेंगे तो ये गत्यावस्था में आ जाएगा, लेकिन बच्चों जो आपका सिक्का है वो किस अवस्था में रहता है, विराम अवस्था में रहता है, इस कारण से नीचे की ओर गिलास में ही गिर जाता है। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ठीक है, कि जब तीव्र वेग से गतिमान बंदूक की गोली खिड़की के कांच से टकराती है तो कांच में छेद हो जाता है, जबकि पत्थर कांच से टकराता है तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। देखिए ये तेजी से आता है, जितने भाग पर गोली लगता है उतना ही भाग गत्यावस्था में आता है, इसलिए पूरा कांच नहीं टूटता। लेकिन बच्चों पत्थर पूरे भाग पर बल लगाता है, इस कारण से पूरा कांच टूट जाता है। देखिए जब तीव्र वेग से
गतिमान गोली खिड़की के कांच से टकराती है तो कांच का केवल वह भाग गतिमान होता है जहां गोली टकराती है, शेष भाग विरामावस्था के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहते हैं, अतः कांच में स्पष्ट छेद हो जाता है। इसके विपरीत जब पत्थर कम वेग से कांच में टकराता है तो कांच के संपूर्ण भाग को वेग के कुछ अंश रूप से प्राप्त होते हैं, इसलिए पर्याप्त समय मिल जाता है और कांच टुकड़े टुकड़े में हो जाता है। सिंपल है, कहने का मतलब जब गोली तेजी से जाती है तो बहुत तेजी से कम समय में वो पार कर जाती है बच्चों, तो कम समय मिलता है और एक तीव्रता के साथ उस भाग पर टकराता है, तो जहां पे टकराता है तो उसके अणु गतिशील हो जाते हैं, इसलिए छेद हो जाता है। लेकिन पत्थर धीरे गति से टकराता है, समय अधिक मिलता है, पूरे भाग पर उसका वेग का प्रभाव पड़ता है और कांच टूट जाता है। अब बात करते हैं बच्चों गति के जड़त्व में। अब जैसे आप लोगों ने विराम का जड़त्व पढ़ लिया ना, तो गति का जड़त्व यूं आसानी से बनेगा, बस उल्टा है कि भाई कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वस्तु का एक ऐसा गुण जो गति एक समान गति में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व यदि आपसे बन रहा है तो गति का जड़त्व 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। विराम का जड़त्व आपने सीखा कि भाई विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ है, ठीक है। अब यहां पर एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहेगा, उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। देखिएगा बढ़िया उल्टा रहेगा ना। चलती हुई बस को एकाएक रोक दें तो उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुकता है। देखो भाई बस चल रही है, आप निष्फिकर होकर के पूरा शरीर आपका आगे की ओर जाता है, पूरा शरीर गति अवस्था में है, अभी विराम में नहीं है ना, क्योंकि आप बस के साथ गति कर रहे हो। अचानक ब्रेक लगा दिया, कमर के नीचे वाला भाग तो रुक गया बस के साथ साथ, लेकिन आपका ऊपर वाला भाग गत्य अवस्था में है। उसी गत्य अवस्था के कारण शरीर आगे जाना चाहता है, इसलिए आगे झुक जाता है। आप बाइक पे चल रहे हो, अपने दोस्त के साथ बैठे हो, अचानक वो ब्रेक लगा दे तो उसके पीठ पे जाकर के सीधे क्या हो जाते हो? चिपक जाते हो, पीठ पर जाकर के लड़ जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब अचानक ब्रेक लगाता है तो कमर के नीचे वाला भाग जो होता है वो विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला भाग गति ही करना चाहता है, इसलिए क्या होता बच्चों? आगे की ओर शरीर झुक जाता है। जब बस को एकाएक रोका जाता है तो बस के साथ यात्री के कमर के नीचे का भाग विराम अवस्था में आ जाता है, किंतु ऊपर का भाग जो होता है गति के जड़त्व के कारण गत्यावस्था में ही बना रहता है बच्चों, अतः यात्री आगे की ओर झुक जाता है। सेम एग्जांपल है, घोड़े के एकाएक रुक जाने पर बैठा घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। सेम एग्जांपल है कि घोड़ा अचानक रुकेगा, कमर का वाला भाग नीचे विराम अवस्था में आएगा, लेकिन ऊपर का भाग गत्यावस्था में रहेगा, जिसके कारण से हम आगे की ओर गिर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तो वह बस की दिशा में गिर जाता है। देखो ना क्या बोला, जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है। देखो भाई होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरेगा तो पैर कहां रखेगा? जमीन पे रखेगा, और जैसे ही पैर जमीन पे रखेगा तो पैर जो है विरामावस्था में आएगा, लेकिन पूरा का पूरा ऊपर वाला भाग, पैर के अलावा जितना ऊपर वाला भाग है वो तो गति करेगा ना भाई, बस के साथ साथ गति कर रहा था, इसके कारण से धड़ाम से वो गिर जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि जब मान लीजिए स्लो है आपका कोई गाड़ी वाहन, आप उतर रहे हो तो उसी के दिशा में थोड़ा सा आगे चलो ताकि आपका वेग थोड़ा संतुलित रहे, ठीक है। तो जब भी चलती हुई बस से व्यक्ति नीचे जमीन पर पैर रखता है तो तत्काल विराम अवस्था, पैर तो नीचे विराम अवस्था में आएगा, लेकिन भाई ऊपर वाला भाग, शेष भाग वो गति के जड़त्व के कारण गत्यावस्था में रहता है और व्यक्ति आगे की ओर क्या होता है? गिर जाता है। सिंपल है, चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत है नहीं इसमें बच्चों। आगे देखिए, लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ दूरी से दौड़ते हुए आता है। क्यों? क्योंकि कूदने से पहले दौड़ने से खिलाड़ी का पूरा शरीर गत्यावस्था में आ जाता है और गति के जड़त्व के कारण उसे अधिक दूरी तक कूदने में थोड़ा सा मदद मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो गति का जड़त्व तो आप लोग यदि पता है ना कि एक जड़त्व तो आपने समझ लिया तो फिर गति का जड़त्व तो आसानी से बनेगा। विराम का जड़त्व का पूरा उल्टा है। अब दिशा के जड़त्व से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ हो। अब दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होगा बच्चों, वहां पे दिशा का जड़त्व लगेगा कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री पथ के केंद्र की ओर एक बल का अनुभव करता है। इसका कारण यह है कि मोड़ पर बस तो मुड़ जाती है, किंतु यात्री के शरीर का ऊपर वाला भाग दिशा के जड़त्व के कारण उसी दिशा में गतिमान रहता है, अतः केंद्र के बाहर की ओर एक बल का अनुभव करता है।
आप लोग कभी देखना ऐसा होता है कि जब बाहर मुड़ रहा होता है तो हमारा शरीर बाहर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो वेग की दिशा दूसरी थी। अब बस तो मुड़ गया, आपका नीचे वाला पैर भी मुड़ गया, लेकिन ऊपर वाला भाग तो नहीं मुड़ रहा, इसलिए हमको झुकना पड़ता है। ऐसे आप लोग जब टू व्हीलर चलाएंगे बच्चों, साइकिल चलाएंगे, तो हमें अपने शरीर को भी मोड़ना पड़ता है। इसके पीछे रीजन यही है, यदि हम नहीं मोड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे। यदि रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधकर उसके क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाए, तत्पश्चात रस्सी को काट दिया जाए, तो पत्थर स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर किसी बिंदु पर वेग की दिशा उस बिंदु के स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। यहां पर मैं बता देता हूं बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई वृत्तीय मार्ग है, ठीक है, यहां पर एक वस्तु गति कर रहा है, हर बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे उसके वेग की दिशा को बताएगा, यहाँ पर मान लीजिए स्पर्श रेखा खींच देंगे उसके वेग की दिशा को बताएगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे उसके वेग की दिशा को बताएगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे उसके वेग की दिशा को बताएगा। यदि मान लीजिए रस्सी यहाँ पर यहीं से काट दो तो वेग उसी दिशा में, पत्थर की दिशा में चला जाएगा। जिस बिंदु पर आप रस्सी काटोगे उसी बिंदु पर वो जो पत्थर है सीधा सीधा चला जाएगा। तो ये गति का जड़त्व तो लगता है कि जिस गति में जाना चाहता था उसी गति में वो चला जाता है। सिंपल है बच्चों। गति के दिशा का जड़त्व तो बोलना था, गति का बोल दिया, दिशा का जड़त्व तो है। अब दिशा के जड़त्व से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए आप लोग मुख्य रूप से दो जड़त्व के उदाहरण तैयार कर लेना, एक विराम के जड़त्व को बच्चों और एक गति के जड़त्व को। बाकी आप लोगों के साथ जो भी मतलब टॉपिक्स जो भी आप लोगों का होता बच्चों मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9685 29 91 49, 9685299149, 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।